आज की डेट में बच्चा टॉपर हो तो भी बिना कोचिंग के आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है क्या? जोर से बताइए जरा। बच्चा अपने स्कूल का टॉपर हो तब भी बिना कोचिंग के वो एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो सकता। बच्चा अपने स्कूल का टॉपर हो तब भी उसका एनडीए में सिलेक्शन नहीं हो सकता जब तक कोचिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भारत में एजुकेशन माफियाओं ने, कोचिंग माफियाओं ने ऐसी व्यवस्था कर दिया है, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता, और जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो जेई में, नीट में, एनडीए में, सीयूटी में, क्लैट में पूछा नहीं जाता। इसलिए आपको मजबूर किया जाता है अपने बच्चे को कोचिंग कराइए। ये कोचिंग माफिया केवल पैसा नहीं कमा रहे, ये कोचिंग माफिया हमारी संस्कृति को बर्बाद करने पे तुले हुए। ये कोचिंग माफियाओं का मॉन्टेसरी स्कूलों के साथ इनका कोलैबोरेशन है, इन कोचिंग माफियाओं का मिशनरी स्कूलों के साथ कोलैबोरेशन है, इन कोचिंग माफियाओं का ये जो विदेशी शिक्षा व्यवस्था चल रही है इनके साथ उनका टाई अप बना हुआ है। नतीजा ये है आज की डेट में सरकारी स्कूल में पढ़ाना अपने आप में अपमान हो गया है। सरकारी स्कूल बदहाल हो गए हैं। सरकारी स्कूल में आदमी मजबूरी में पढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सरकारी स्कूल। यूएस में जिसका गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं होता वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। चीन में जिसका गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं होता वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। फिनलैंड में जिसका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं होता वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। रूस में जिसका गवर्नमेंट स्कूल में सीट भर जाती है, एडमिशन नहीं हो पाता, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। जापान में प्राइमरी में जिसका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता, सीट फुल हो जाती है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। और भारत में चाहे वो इवन चपरासी हो, क्लर्क हो, कांस्टेबल हो, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। इवन जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? जोर से बोलिए जरा। हम जिम्मेदार हैं। हम नहीं जिम्मेदार हैं, इसके लिए सांसद, विधायक, मंत्री जिम्मेदार हैं। इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं जिन्होंने कोचिंग माफियाओं के सामने सरेंडर कर दिया है। पूरे एजुकेशन सिस्टम को कोचिंग माफियाओं को हैंड ओवर कर दिया है, वो जिम्मेदार है। किसने रोका है एजुकेशन सिस्टम को बदलने से? एक बात मैं कहता हूं, अभी तक होता है जागो हिंदू जागो। मैं देखता रहता हूं, मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे वीडियो आते हैं, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हिंदू जाग के करेगा क्या? हिंदू जागने के बाद गुलामी के नामो निशान मिटा सकता है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। हिंदू जागने के बाद गुलामी की कुरीतियां खत्म कर सकता है क्या? नहीं। हिंदू जागने के बाद गुलामी के कानून बदल सकता है क्या? नहीं। हिंदू जागने के बाद गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदल सकता है क्या? नहीं। हिंदू जागने के बाद गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था बदल सकता है? नहीं। हिंदू जागने के बाद गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदल सकता है क्या? नहीं। हिंदू जागने के बाद गुलामी की न्याय व्यवस्था बदल सकता है क्या? नहीं। हिंदू जागने के बाद गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदल सकता है क्या? नहीं। हिंदू जागने के बाद घुसपैठियों को लाठी लेके खदेड़ सकता है क्या? नहीं। घुसपैठियों में मुकदमा बाद में होगा, जो जगह हुआ उसके ऊपर पहले मुकदमा हो जाएगा। ये जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो करते क्यों रहते? अब मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, अब आप शुरू करिए, जागो सांसद जागो। जोर से बोलिए, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, जागो सरकार जागो। अब ये नारा शुरू करना पड़ेगा, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो मंत्री जागो, जागो सरकार जागो। हिंदू जाग चुका है, समाज जाग चुका है, अब जिसको जगाने की जरूरत है उसको जगाना पड़ेगा। एक व्यवस्था, एक जो बहुत बड़ा खतरा चल रहा है देश में, मेरी उस पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी चल रही है। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था और वो पीआईएल अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ही चल रही है, जिसमें मैंने आंकड़ों के साथ बताया था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। ये 2017 की बात बता रहा हूं, अभी 2025 चल रहा है। उसमें मैंने राज्यों के हिसाब से आंकड़े दिए थे कि बंगाल में कितने हैं, बिहार में कितने हैं, यूपी में कितने हैं। अभी मैंने एक लेटेस्ट पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि पूरे देश में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया। बिहार में एसआईआर हो गया,
और जानते हैं बिहार में कितने फर्जी वोटर पाए गए? 65 लाख। कितने फर्जी वोटर? 65 लाख। अभी यहां आने के पहले, कल तो छुट्टी थी, परसों मैंने एक फिर एप्लीकेशन मूव किया कि 5 राज्यों का चुनाव 2026 में है। उसमें असम का चुनाव भी मई में है अगले साल, बंगाल का चुनाव भी अगले साल है, तमिलनाडु का चुनाव भी अगले साल है, केरल का चुनाव भी अगले साल है और पांडिचेरी का भी चुनाव अगले साल। मैंने एक एप्लीकेशन मूव किया कि इन 5 राज्यों में जहां अगले साल चुनाव होने वाला है, यहां पे भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाए। और बिहार में तो 65 लाख निकले। आज मैं आपको यही लिख के दे के जा रहा हूं, असम में बिहार का रिकॉर्ड टूटेगा फर्जी वोटरों के मामले में। ये बात है। बंगाल में बिहार का रिकॉर्ड टूटेगा फर्जी वोटरों के मामले में। बहुत बड़ी संख्या में ये घुसपैठियों ने वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया है। अब चलो घुसपैठिए यहाँ आए थे, उनको तो नाम जुड़वाना था, जुड़वा लिया। लेकिन सवाल ये जुड़ा कैसे और इसका समाधान क्या है? जुड़ा ऐसे कि भारत का बॉर्डर खुला हुआ है। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर त्रिपुरा से लेकर बंगाल तक 4000 किलोमीटर खुला हुआ है। पिछले 75 साल में हमने 75,000 किलोमीटर हाईवे बना दिया, लेकिन पिछले 75 साल में हमने 4000 किलोमीटर का जो बाउंड्री थी उस पर 30-40 फीट ऊंची दीवार नहीं बना पाए। अब काम शुरू हुआ है, अब चल रहा है। इसके पहले वाली सरकारों के लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी। दूसरा, घुसपैठिए क्यों आ रहे? 2012 में भारत की सरकार ने बांग्लादेश के साथ एक टीटी कर लिया, उसको कहते हैं नॉन लीथल टीटी। मतलब घुसपैठिए आते रहेंगे, हमारे बीएसएफ के जवान खड़े होके केवल हवाई फायरिंग करेंगे, गोली नहीं मार सकते उनको। नॉन लीथल टीटी। तीसरा बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। बॉर्डर पे मेरा कार्यक्रम था सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी में, मैं गया, वहां पता किया 2000 रुपए रेट है वहां पे। 2000 रुपए देके घुसपैठिए अंदर आ रहे। अंदर कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए में आधार बन जाता है। जैसे ही एक डॉक्यूमेंट बना, नगर निगम का दलाल 2000 रुपए में लेके उनको बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है। जैसे उनके पास 2 डॉक्यूमेंट हो गए, वैसे ही तहसील का दलाल 2000 में राशन कार्ड बना के दे देता है। जब उनके पास 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, आरटीओ ऑफिस का दलाल 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बना देता है। और जब उनके पास 3-4 डॉक्यूमेंट हो जाता है, वैसे किसी बीएलओ को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में उनको वो वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। तो 12000 रुपए खर्च करके ये रोहिंग्या बांग्लादेशी भारतीय बन जाते हैं। और 12000 रुपए खर्च करने के बाद मुफ्त में लोन ले रहे हैं, मुद्रा लोन, मुफ्त में वजीफा ले रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास ले रहे हैं 3.5 लाख रुपए का। 12 से 15,000 रुपए खर्च किया और अंदर आया, 1 साल में लगभग 5 लाख रुपए का फायदा हो गया। हर महीने राशन भी ले रहे हैं, और राशन जो मिलता है वो परिवार की संख्या के हिसाब से मिलता है। उनका परिवार भी गजब है, 16 आदमी का परिवार, 18 आदमी का परिवार, 22 आदमी का परिवार, पूरा राशन लेते चले जा रहे हैं, बोरी भर भर के। मतलब भारत के लोग राशन लेने जाते हैं तो झोला लेके जाते हैं, और घुसपैठिए राशन लेने जाते हैं तो रिक्शा करके जाते हैं, क्योंकि बोरी भर भर के लाते हैं। 20-20, 22-22 लोगों का परिवार है उनका। 1-1 कुंटल तो उनको गेहूं मिल जाता है, 5 किलो पर हेड मिलता है। 20 आदमी का परिवार, 1 कुंटल गेहूं हो गया हर महीने। ये चल रहा है। अब इसको रोका कैसे जाए? रोका जाए, भारत में नियम कानून बदलना पड़ेगा। घुसपैठिए इसलिए भारत में आते हैं कि आज तक हमने घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना, इसको देशद्रोह घोषित नहीं किया। घुसपैठिए इसलिए आते हैं कि जो घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनाते हैं पैसा लेके, हमने करप्शन को भारत में गद्दारी और देशद्रोह घोषित नहीं किया। जब तक भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास देने के लिए कानून नहीं बनेगा, जब तक भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून नहीं बनेगा, जब तक भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा, जब तक भारत में झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनेगा और घुसपैठियों के मददगारों को सजा नहीं शुरू होगी, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। और घुसपैठ अगर नहीं रुके तो याद रखिएगा, असम का भविष्य बहुत खतरे में है। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, कड़वी सच्चाई बता के जा रहा हूं। आपके बंगाल का भविष्य बहुत खतरे में है, आपके त्रिपुरा का फ्यूचर बहुत खतरे में है।
आपके पूरे नॉर्थ ईस्ट का फ्यूचर बहुत खतरे में है, आपके मेघालय का फ्यूचर भी बहुत खतरे में है। हालांकि मेघालय वगैरह की कुछ अलग समस्याएं हैं, अभी उस पर समय नहीं है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन दो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शिक्षा व्यवस्था बदली जाए, दूसरा घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून कार्रवाई की जाए। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, उसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन उस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए पुलिस उसको लगाती नहीं। घुसपैठ जो यहां आ रहे हैं, एक तरीके से घुसपैठियों की मदद करना यह देशद्रोह है कि नहीं, जोर से बताइए जरा। और देशद्रोह की धारा है हमारे पास, लेकिन घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनाने वालों को, जो घुसपैठियों का आधार बनाते हैं, जो घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाते हैं, जो घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, उन पर देशद्रोह की धारा नहीं लगती। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत में जगह कब्जा करना यह कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। आप कहीं पे जगह कब्जा कर लो, कोई सीरियस क्राइम नहीं है। हमने जगह कब्जा करने को सिविल डिस्प्यूट किया हुआ है, तो पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है, मैक्सिमम कर सकता है, जाके झुग्गी तोड़ सकता है, बस बहुत करेगा, झुग्गी उठा देगा बुलडोजर से, यहां से वहां कर देगा। लेकिन जिन्होंने अवैध झुग्गी बनाई है उनको 10-20 साल के लिए जेल में नहीं डाल सकता। दुनिया के कई देशों में जमीन अवैध रूप से कब्जा करने पे 10 से 20 साल की सजा है। हमारे देश में जमीन डिस्प्यूट सिविल डिस्प्यूट माना जाता है। और सबसे खास बात ये, भारत में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं जमीन के विवाद में। लगभग 2 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। लगभग 5 लाख लोगों का जमीन के मामले में हाथ पैर टूटता है और 2 लाख लोग मरते हैं। इसके बावजूद जमीन विवाद को हमने आज तक इसको जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। तो भारत को बचाना है, असम को बचाना है, नौगांव को बचाना है, आपके पूरे बॉर्डर को बचाना है, तो सबसे पहले सरकार को एक कानून बनाना पड़ेगा कि जगह पे कब्जा करना, चाहे वो नदी के किनारे के स्थान हो या पहाड़ी हो या रेलवे की जमीन हो या हाईवे की जमीन हो, अल्टीमेटली भारत की कोई भी जमीन खाली नहीं है। भारत में 1 इंच जमीन भी ऐसी नहीं है जो किसी न किसी की नहीं है। या तो चारागाह के लिए रखा हुआ है, या सड़क के लिए रखा है, या हाईवे के लिए रखा है, या रेलवे के लिए रखा है, किसी न किसी का उस पर है। या तो प्राइवेट, उसका कोई प्राइवेट मालिक है, या उसका सरकार मालिक है। सरकारी जमीन पे कब्जा करने को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, यही इसका तरीका है। नहीं तो हम कितना भी सेमिनार कर लें, कितना भी कॉन्क्लेव कर लें, कितनी भी बैठक कर लें, कितना भी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स कर लें, कानून नहीं बदलेगा तो भारत सुरक्षित नहीं होगा। कानून नहीं बदलेगा, असम सुरक्षित नहीं होगा। कानून नहीं बदलेगा, नौगांव सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए आप लोग क्या बोलना है, जागो विधायक, जागो सांसद, जागो मंत्री, जागो सरकार, कानून बनाओ देश बचाओ, कानून बदलो देश बचाओ, ये नारा लगाना पड़ेगा।